देखो बच्चों, अभी आरआरबी एएलपी का और एसएससी सीजीएल का और अभी एसएससी फेज 3 का जो है, ये सब एग्ज़ाम हाल ही में होने वाले हैं। अब उन सबों को भाई कंट्रोल करने के लिए, उन सबों में मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए हमें क्या होगा, हार्ड मेहनत करना होगा। आप मेरे साथ जुड़िए और जो मैथ का ज़बरदस्त प्रैक्टिस मैं कराता हूँ, और रह गई बात प्रैक्टिस की बातें, कैसे किन तरीक़ों से हम करेंगे, उन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप मेरे साथ जुड़िए और देखिए, अगर आपको ना अच्छा लगे तो बोलिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त मैं तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले आपके सामने जो क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि DE BC के समांतर AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो CE की लंबाई क्या होगा। देखो जैसे ही कुछ बच्चों का क्या होता है, फिगर देखते ही जैसे अच्छा ज्योमेट्री वाला तुरंत छोड़ करके भाई भाग जाता है, ज्योमेट्री से डर लगता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए, ध्यान से देखिए। कह रहा कि त्रिभुज ABC है, तो हम क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ओके, ऐसे हमने लिख दिया। और कहा था कि AB और AC पर, मतलब AB और AC, मैंने इसका नाम लिख दिया। AB और AC पर DE जो है ऐसा बिंदु है, मतलब D और E इस प्रकार है कि यह जो है इसके जो है पैरेलल है। अच्छा देखो, इसका लंबाई मतलब AD का लंबाई देखो 4 सेंटीमीटर दिया है और DB की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, और यह जो 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई CE जो पूछ रहा। देखो यहाँ पर कुछ करना नहीं, यहाँ का जो अनुपात इक्वल होता है। अच्छा देखो, यह देखो 4 का दूना 8 है, 4 का दूना, भैया तुम जो अगर यहाँ पर दूने हो तो हम भी तुम्हारे दूने रहेंगे ना। तो 4 का दूना 8 है, तो 3 का दूना कितना हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। ओके, बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही सिंपल सा था वो क्वेश्चन, लेकिन अगला जो देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। ध्यान से देखो भाई, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है और जो है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह आधा स्टॉक अंकित मूल्य पर बेच देता है और आधा स्टॉक जो 20% छूट पर बेचता है, तो करे उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है, मतलब वह CP जो 100 रुपये का माल जो है, 100 रुपये का माल जो कितना उसको छापता है, 160 रुपया में। एक कितना करता है, 160 रुपया छापता है। और जब 160 रुपया छापता है तो कह रहा है कि आधा माल जो भी होगा, आधा माल जो है मतलब MP पर ही बेच देता है, और आधा माल जो अगर इसका हम 20% निकाल देते हैं तो इसका 20% निकलेगा, कितना होगा, 32। मतलब 160 में से अगर 32 घटाएंगे तो कितना होगा, 128। राइट। अच्छा देखो, कह रहा है कि आधा माल 160 पर बेच दिया और आधा माल जो है 128 पर। यदि मानते हैं कि टोटल माल यदि हमारा 2 होगा, तो यह एक यहाँ पर मतलब 160 पर बेचा और एक जो 128 पर। मतलब जो भी होगा, जब भी बात होती है ना कि 2 सामान बेचे जा रहे हैं और दोनों सामान का रेट जो समान होता है, हर चीज़ इक्वल होता है, बस जो लाभ और हानि होता है, तो क्या करते हैं, जो भी लाभ और हानि हो रहा था उन दोनों को जोड़ कर क्या कर देते हैं, 2 से भाग देते हैं। वही बात है। अब देखो, एक यह भी बेचा, एक यह भी बेचा, इसका भी CP जो कुछ भी सेम है। जब सामान एक ही है तो आधा ये भी आधा वो भी, ऐसा नहीं कम ज़्यादा है, सब चीज़ सेम है। तो जब CP सेम होता है और दोनों CP का सेम है, तो जो भी लाभ हानि होता है उसको जोड़ करके 2 से भाग दे दो, काम खत्म है। बातें समझे। अब देखो यह 160 में मतलब 100 से कितना अधिक है भैया, यह 60 अधिक है, राइट। और यह कितना अधिक है, यह यदि देखते हैं तो 28 अधिक है, राइट। बातें समझ आई। हमने क्या किया, एक ये भी किया, एक ये भी किया, तो इसको हम लोग दोनों को जोड़ के 60-20 को हो जाएगा 88 हो जाएगा, और 88 का मतलब 44% का लाभ होगा, राइट। तो देखो कितना आसान। जब भी CP समान रहता है, लाभ हानि होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जोड़ के 2 से भाग दे। जैसे मान के चलो, अगर यहाँ पर दे देता कि एक 50% लाभ पर गया और दूसरा जो 20% हानि पर गया, तो ऐसे यहाँ पर भी जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, अगर CP सेम रहता है तो बस 30/2 कर देंगे, अर्थात फाइनली जो 15% का लाभ होगा, राइट। इस तरीके से हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन था उस चीज़ों को हम लोग समझना जरूरी था। आधा माल जो है 60% फायदा पे और आधा माल जो 28% फायदा पर गया, तो बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, राइट। आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कह रहा है कि 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है। जैसे देखो क्या कर, जब भी ट्रेन वाले आ रहे हैं तो पहले ये देखो ना, ये विपरीत दिशा में चल रही है कि मतलब एक ही दिशा में चले। विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का स्पीड जुड़ता है, और जब सेम दिशा में चलती है तो दोनों का स्पीड घटता है। लेकिन जैसे कह रहा है कि दोनों विपरीत दिशा में चले तो स्पीड जुड़ेगा, तुरंत माइंड में ये चीज़ें आ जाना चाहिए। अब देखो 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चल रही है, 150 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। तो पहली ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर है, तो दूसरी ट्रेन की चाल बताओ। देखो क्या कह रहा है
कि 15 सेकंड में नहीं 8 सेकंड में पार करता है ना, हाँ 8 सेकंड में पार करता है। तो टाइम इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो अपनी लंबाई के बराबर ही चलेंगे, चूंकि दोनों विपरीत चल रही है तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ता है, यही फार्मूला होगा। अब देखो टाइम क्या लगे, 8 सेकंड लग रहा है, और दोनों का जब डिस्टेंस से देखते हैं तो एक 250 है कि 150 है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो 400 आएगा। स्पीड जो एक का पता है दूसरे का पता नहीं, तो दूसरे का यक्स मान लेते हैं, चूंकि किलोमीटर आवर में है तो इसको हम क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 5/18 से गुणा करते हैं। अब देखो इसको कट्टम काट कैसे करना भाई, यह देखो 5 है, यही तो गेम है। अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन को जितना फास्ट सॉल्व कर ले वही तुम्हारा टाइम बचाएगा। अब देखो क्या करते हैं, यह 5 जो है यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर करेंगे तो 5 अट्ठे 40 और 40 दहा में 400, राइट। अब देखो 18 दहा में 180 और यह आ जाएगा 90 प्लस x इधर, मतलब जैसे ही 90 प्लस x इधर जाएगा तो 90 उधर जाएगा, तो 180 में से जब 90 घटेगा तो फाइनली आ जाएगा x इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। देखो एक लाइन में ऐसे आंसर आते हैं, मतलब ये तो फार्मूला आपको समझने का, लेकिन बस 2 लाइन का मतलब यहीं पर देख करके यहाँ पर अच्छा बस ऑप्शन ठीक करके आगे निकल चलो, ऐसे होते हैं। वरना आप जो है तोड़ते रह जाओगे इक्वेशन को, सॉल्व करो एक एक स्टेप को, भैया बच्चे नहीं हो। यहाँ पर कितने सारा एग्जाम, कितने सारे कंपटीशन, उस चीज़ को कैसे ट्रैक करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो भैया भूल जाओ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ए जो एक कार्य को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो कह रहा है कि ए जो है 10 दिनों में काम करता है और बी जो है 15 दिनों में काम करता है, राइट। बातें समझ आ रही, ए 10 दिनों में काम करता है, बी 15 दिनों में काम करता है। अच्छा दोनों मिलकर के भैया कितने दिनों में करेंगे, तो कह रहा है कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 तियां 30 और 15 दूना 30, लेकिन कह रहा है कि 2 दिन काम समाप्त होने से पहले एक कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो जब भी कार्य छोड़ के चला जाता है उसको बुला करके 2 दिन कराओ। तो जब ए जो है 2 दिन और का आकर के काम कराएंगे तो 1 दिन में 3 और 2 दिन में 6 यूनिट काम करेगा, राइट। बातें समझिए, तो टोटल काम कितना होगा, 36 हो गया। अब इन दोनों का कितना होगा, 3 दो 5 एफिशिएंसी, 5 से भाग दे देंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10, मतलब 7.2 दिन में यह काम करके समाप्त होगा, राइट। बातें समझ आई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा 7.2। एक्चुअली बात क्या है कि आपको तो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, चूंकि मेरे पास अभी डिजिटल की नहीं, तो मैं मोबाइल में देखता हूँ पीडीएफ फॉर्म में, तो पीडीएफ में थोड़ा छोटा छोटा है, तो इस वजह से क्वेश्चन में थोड़ा तितर बितर हो जाता है, इस वजह से कंफ्यूज थोड़ा होता है। तो जो आपको अभी थोड़ा सा असहज के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं है, लेकिन मैं हर तरीके से आपको कन्विंस करने का और आपका समय ना बर्बाद हो, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कराने का कोशिश करता हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है और इसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है और फिर खरीदार इसे 20% के हानि पर पुनः बेचता है, तो आखिर अंतिम विक्रय मूल्य क्या होता है। देखो सिंपल सा बात है, पहले जो कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचा, ध्यान से देखते हैं, पहले 25% लाभ पर बेचा और फिर से माइनस मतलब 20% हानि पर बेचा, तो पूछ रहा आखिर अंतिम जो कितना विक्रय मूल्य होगा। यदि इसका हम लोग डायरेक्ट या तो हम लोग 800 का करें और सक्सेस ही लगाएं, वैसे करो या ऐसे करो, जैसे आपको बेहतर लगे उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब सिंपल सा देखें, 25 और -20, यदि हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो 25 - 20 5 होगा और 5 माइनस का 25 दूनी 50, मतलब 500 बट्टा जब 5 करेंगे 100 करेंगे तो यह 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो मतलब 5 से 5 कट जाएगा, मतलब 0, मतलब कोई लाभ हानि नहीं होगा, जितना माल है उतना ही में बिक जाएगा। अच्छा अगर ऐसे आपको समझ नहीं आया तो ऐसे समझिए, मान के चलिए हमारा जो माल जो 100 का है और 100 को हमने क्या बोला पहले 125 रुपये में बेचा, मतलब 25% का फ़ायदा लिया। जब 25% का फ़ायदा लिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 20% का घाटा करते हैं। तो जब 20% का घाटा करेंगे तो 125 का 20% कितना होगा, 12 दूनी 24 से 1 25, मतलब यहाँ का जो 125 मतलब -25 होगा, तो इसके घटाएंगे तो हमारा 100 ही आएगा, मतलब जितने का माल था उतना में ही तो चला गया। तो भाई इससे आसान, मतलब 800 का है तो 800 में ही जाएगा, सेम रहेगा, कोई रेट चेंज नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो 12 पुरुष एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, 6 दिन बाद 6 और पुरुष जो उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो पूछ रहा है आखिर वह शेष कार्य जो है कितने दिनों में पूरा होगा। देखो 12 पुरुष जो है यदि देखते हैं तो 12 पुरुष जो है कितने दिनों में काम कर सकते हैं,
तो देखा जा रहा है तो वह 18 दिनों में काम पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि 6 दिनों बाद 6 और लोग जुड़ जाते हैं। भैया 6 दिन बाद जुड़ते हैं ना 6 और लोग, मतलब पहले तो 6 दिन में 12 आदमी काम किए कि नहीं किए, वो तो जुड़ रहे हैं तो 6 दिन बाद जुड़ रहे हैं ना। लेकिन 6 दिन आखिर जब ये लोग काम कर लिए तो कितना काम बचा? 12 आदमी 18 काम करते हैं, तो जब 6 दिन काम कर लेते हैं तो 12 आदमियों के लिए 12 दिन का काम बचेगा ना। मतलब हमारा कितना काम बचेगा? 12 आदमियों के लिए 12 दिनों का काम बचेगा। लेकिन वह कह रहा है कि नहीं भैया 6 दिन बाद तो आदमियों की संख्या जो बढ़ गई, तो मतलब आदमियों की संख्या बढ़ गई तो 18 आदमी हो गए, तब कितने दिनों में समाप्त होगा? 1 दिन में ख़त्म होगा। अब इसको कटपीट कर लो भैया, 6 के 18 और 6 दूनी 12 और 3 चौको 12, 4 दूनी 8, मतलब टोटल वह काम जो अब 8 दिन में ख़त्म होगा। ऐसे हम लोग एक लाइन में तोड़ेंगे। अगर आप ऐसे नहीं तोड़ना सीख रहे हैं तो सोच लीजिएगा सिलेक्शन से बहुत दूर है आप, एकदम खटाखट फास्ट इसमें। हाँ सालों तो सब कर लेते, लेकिन कौन क्या किस तरीके से भैया सालों करता है, उस चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है और 2 क्रमिक छूट के बाद यह 918 रुपया में बेची जाती है। यदि पहली छूट 1500 है तो दूसरी छूट बताओ। देखो सिंपल सी बात है भैया, यह जो है 1200 रुपया रेट है, या एक छूट कुछ दिया गया, मतलब जब एक छूट दिया गया तो कुछ बेचा गया कुछ भी, फिर से यहाँ से एक और छूट दिया गया तो यह फाइनली जो 918 रुपया में बिकता है। तो पूछ रहा है कि आखिर यहाँ पर कितना छूट हुआ, बल्कि एक छूट तो हमारा दिया है 15% का, तो दूसरी छूट की वैल्यू पूछ रहा है। क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं? अच्छा देखो 1200 का 15% निकालेंगे। अच्छा तो कुछ हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखो सिंपल सा क्या है कि अगर 15% निकालना तो 10% निकालना बड़ा आसान है। देखो 1200 का जब 10% निकालेंगे तो 120 आएगा, और फिर से इसी का आधा तो 5% होगा, तो 1200 का 120 का आधा 60 होगा, मतलब 180 रुपया होगा। या सीधे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे करते हैं, 1200 का तो मेरे ख्याल से 12 डेढ़े 18 करते हैं, तो मतलब 180 रुपया यहाँ पर जैसे आप कर सकते हैं। 15 में 12 का गुणा करेंगे तो 180 आएगा। जिस तरीके से आपको करना चाहे, लेकिन लिखना ना पड़े, ऐसे छोटे छोटे जो परसेंटेज निकालने के लिए लिखना ना पड़े, आप इससे बच के रहिएगा। मन में ही तुरंत खटाखट करिए, बातें समझ आ रही है? 15 में 12 का गुणा करो तो 180। अब तुम लगो भैया लिख रहे हैं तो 5 सेकंड 10 सेकंड तो वही गेम बजा दिया तुमने। अब देखो क्या क्या 1200 में से जब 180 घटा, अब तुम यहाँ पर घटाना ना कर पाओ तो भी मुश्किल है। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1020 बचेगा, ठीक है 1020 होगा। अब देखो 1020 में से 918 कितना कम है? जब 918 यदि देखेंगे तो कितना कम है भैया? 102 रुपया। अब देखो 102 जो इसका कितना परसेंट है, मतलब 10% ही हमारे डिस्काउंट अगला होगा। कितना होगा? 10% डिस्काउंट अगला होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछ रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज कह रहा है 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, मतलब यह जो है कोई भी है 100 रुपये का सामान है और हमारा कितना गुना हो गया? 300 गुना हो गया। जब 300 गुना हो गया तो भैया ब्याज कितना मिला इसका? 200 रुपया लाभ मिला। और कितने सालों में? 12 सालों में। चूंकि साधारण ब्याज जो होता है हर साल का इक्वल होता है, तो देख लो भैया एक साल में कितना आएगा? 200 है, तो 200 में है तो एक साल का करने के लिए हम लोग 12 से भाग देंगे। हाँ तो क्या करेंगे? 12 करने 12, 12 6 72, 16.67%, मतलब 16 सही 2/3 भी इसको कह सकते हैं। जिस तरीके से दिया होगा वो हमारा ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब करेक्ट है। बातें समझिए? तो ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। अगर ऐसे आप नहीं तोड़ पा रहे तो भैया भूल जाओ। राइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, ए भी जो एक वृत्त का व्यास है, ओके, और सी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि एंगल सी ए बी इक्वल टू 35 डिग्री है तो ए बी सी ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, यह हमारा सर्कल है, और यह ए बी एक वृत्त का व्यास है। ओके, यहाँ पर कोई बिंदु सी है, तो कह रहा है कि सी ए बी जो है 35 डिग्री दिया है। अब देखो क्या होता है कि जब सेंटर से कोई भी व्यास से कहीं पर भी सरकमफ्रेंस पे बनता है तो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब देखो जब यह 90 हो गया तो छोटी 180 होता है, तो 180 तो अकेले 90 ले लिया, बाकी दोनों बच्चे भैया 35 में तुम हिस्सा लगाओ। अब यह 35 हो गया तो यह कितना आगे जाएगा वैल्यू? इसकी वैल्यू 55 हो जाएगी, क्योंकि 90 में से जब 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा। बातें समझे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बाहरी बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P की केंद्र से दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखो क्या कह रहा है कि एक हमारा सर्कल है
और स्पर्श रेखा की लंबाई जो क्या दिया है, एक स्पर्शी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और यह जो 25 दिया है, केंद्र से दूरी दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है हमारा आखिर त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ पर ट्रिपलेट तुरंत पता होना चाहिए 7 24 25, क्योंकि हमारे यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा और 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, अर्थात त्रिज्या कितनी होगी 7। अगर व्यास पूछता तो कितना होता 14 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हमारा यह क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यह जो बहुलक वाला है, मोड मीडियन वाला, लेकिन कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्योंकि बहुलक वाला जैसे टेबल ओबल आ जाता है तो बच्चों के दिमाग में अरे बाप रे डर जाते हैं टेबल दे करके, क्योंकि फार्मूला थोड़ा सा लेंदी है। इसको हम लोग देखो कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से देखना भैया। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग सारणी को लिख देते हैं, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है और 10 से 12 है, यही है। देखो क्या कर रहा है, 10 8 12 6 4, 10 8 12 6 4। अच्छा, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, बहुलक का यदि फार्मूला होता है तो यल प्लस एफ माइनस का F1 2F माइनस F1 माइनस F2, यही फार्मूला होता है। अच्छा देखो यह हमारा क्या है, बहुलक है, यही सबसे ज़्यादा वाला क्योंकि उसी का देखा जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वाला तो यह F है, यह हमारा F1 है, यह हमारा F2 है। अच्छा, इसकी हाइट जो है, इसका गैप है 2 और इसका लोअर लिमिट हमारा हो गया 6 हो गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं, लोअर लिमिट हमारा 6 है, हाँ, F माइनस F1 मतलब 12 माइनस 8 4 और इसका 2F, 12 दूनी 24 और 8 से 14, 24 माइनस 10 जो कितना हो जाएगा, मतलब 10 आएगा, 24 माइनस 14 10। और इसका हाइट कितना है, यस से मतलब हाइट हमारा 2 है। अभी देखो क्या करते हैं, 2 पच्चे 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.8, मतलब 4/5 को लिखेंगे तो 5 8 40, 6.8, राइट। तो ऐसे हम लोग फास्ट करेंगे। ये तो खैर लिखने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पर लिखना पड़े, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने रहेगा, मेरे सामने नहीं रहेगा, बल्कि बाद में मैंने चिपकाया है आपके सामने लिए, ताकि आपको सुकून मिले, आप देख सके। मेरे सामने तो नीचे से देखना पड़ा, इस वजह से मेरे को नोट करना पड़ा, राइट। अब देखिए आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि कह रहा है कि B 8 और 24 का तृतीयानुपाती A है, 8 और 24 का तृतीयानुपाती A है और 4 और 16 का मध्यानुपाती B है, तो कह रहा है A/B का वैल्यू क्या होगा। देखो कह रहा है कि 8 और 24 का तृतीयानुपाती क्या है। देखो तृतीयानुपाती हम लोग करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, हाँ यही होता है ना तृतीयानुपाती, इसका हम लोग क्या करते हैं A है। और कह रहा है कि 4 और 16 का मध्यानुपाती B है, 4 और 16 मतलब 4 और 16 का मध्यानुपाती B है, यही काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे करते हैं तो यहाँ पर 24 है सारी, ये जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू जो भी निकलेगा 8 3 के 24 और 24 3 72 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर करते हैं तो 16 चौक 64 मतलब 64 का रूट कितना आएगा 8 आएगा। पूछ रहा A/B मतलब A का वैल्यू हमारा 72 आ गया और B का वैल्यू हमारा 8 आ गया। तो पूछ रहा A/B मतलब A में B का जब भाग देंगे तो कितना भैया आएगा 8 9 72। बातें समझ आई, कितना सिंपल सा एक लाइन में ऐसे तोड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो भैया इधर तुम लिखो इधर तुम लिखो, कैसे हम लोग मतलब क्या करेंगे, किस तरीके का स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करें, वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने A का वैल्यू वहाँ पर लिखा, B का वैल्यू यहाँ पर, अरे भैया एक जगह लिखो ना जल्दी से ताकि सॉल्व करो। हाँ, A का वैल्यू एक पेज पे निकाला, B का वैल्यू पिछले पेज पे, और तुम पीछे देखो पलटो, टाइम बर्बाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए त्रिभुज PQR के एंगल QPR का समद्विभाजक भुजा QR से QR को S पर प्राप्त होता है यदि PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, तो SR की लंबाई क्या होगा। देखो कह रहा है त्रिभुज PR, सिर्फ त्रिभुज PQR है, त्रिभुज PQR, यहाँ पर इसका जो समद्विभाजक किया S पर, और यह दिया है 12 सेंटीमीटर और यह दिया है 15 सेंटीमीटर और ये टोटल जो दिया है यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर, राइट। तो पूछ रहा है कि आखिर जो SR की लंबाई होगी क्या होगी। चूँकि इन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेशियो इन दोनों का भी होगा। यदि इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो 3 चौको 12 है और 3 पच्चे 15, मतलब इन दोनों का रेशियो कितना होगा 4:5 में। मतलब टोटल ये देखते हैं तो 4 5 या 9 होगा, लेकिन यह कह रहा है कि नहीं भैया 9 की वैल्यू हमारा 18 है तो मतलब 2 गुना होगा, तो ये इसकी वैल्यू 8 होगी और इसकी वैल्यू 10 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा देख लेते, 10 कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा ऑप्शन नंबर ये 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को तोड़ेंगे। और ना आप जैसे देखा ज्योमेट्री बाप रे बाप छोड़ के भाग गए तो भैया वहाँ पर तो काम नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यह 14वां क्वेश्चन है। वास्तव में अगर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको ना, इसको वीडियो को रोकिए और सॉल्व करके देखिए क्या आप इसको सॉल्व कर ले रहे। अगर सॉल्व कर ले तो समझ जाइए कि आपका IQ लेवल ठीक है और आपका मैथ जो है ज़बरदस्त है। ठीक है, अच्छा देखिए क्या है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। ओके, यदि इस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% की हानि होती है। वस्तु को इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 80% मूल्य के बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखते हैं कि 33.1/3% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होने चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। मतलब कह रहा है कि वह जो है 1/3 पर बेचा गया है, मतलब 3 का सामान जो 1 में बेचा गया है। 3 का सामान कितने में बेचा गया है, मतलब 1 में। मतलब इसको यदि और आसान करने के लिए 0 बढ़ा देते हैं। 3 का सामान जो 1 में बेचा गया, मतलब बेचा कितना जाना चाहिए, 30 का था, लेकिन वह अब 10 में बेचा गया। ओके, आज लेकिन जब कह रहा कि ये 10 में बेचा गया है तो फिर से इसको मतलब इतना का ही घाटा हुआ, मतलब घाटा हुआ तो 1/3 का ही घाटा। वही कह रहा कि 33 से 1/3% का घाटा हुआ, मतलब -1/3 का घाटा हुआ। मतलब वो माल जो है 2 में बेचा गया। राइट, इसको जब लिखेंगे तो 2/3, मतलब वो जो है घाटा हुआ तो वह माल कितने में बेचा गया है, 2 में। तो जब यह 2 में बेचा गया है तो उसे कितना बेचा जाना चाहिए घाटा के बाद, तो 5 दूनी 10, मतलब यहाँ पर 15 में। बातें समझ आई। तो वास्तविक जो इसका CP तो हमारा यह निकल के आया, क्योंकि ये 10 पर बेचा तो भैया घाटा है। तो घाटा कितना है भैया, 5 रुपये का। जब 5 रुपये का घाटा यहाँ पर हुआ है तो पूछ रहा है कि जो हमारा वास्तविक विक्रय मूल्य है इसका 80% पर बेचे तो हमको कितना लाभ होगा। इसका जब 80% निकालेंगे तो 8 3 के 24 होगा, और जब 8 3 के 24 होगा तो हम लोग इससे देखते हैं, CP से ही तो देखते हैं। तो CP से कितना है, 9 रुपये अधिक है। मतलब 9 रुपये जब लाभ लेगा किस पर लेगा, 15% पर, मतलब 15 पर ही। तो 3 3 के 9 और 3 5 15 और 3/5, मतलब क्या होता है 60% पर फायदा में होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बारीकी से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को पॉज करके बैक करके भाई अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो घुमा देगा। सोच लेना, पहले क्या कर रहा है कि 1/3 पर बेचा, मतलब 30 का माल 10 में गया, लेकिन 10 पर जब बेचा तो भैया घाटा हो गया। कितना का घाटा हुआ है, मतलब माइनस का 1/3, मतलब यह 2 में माल बिका है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। कह रहा है कि जब इसका 80% पे जब हम लोग बेचेंगे तो इसका 80% निकालेंगे तो 24 होगा। 15 से कितना देकर बस यहाँ पर फायदा निकाल लेंगे, बस काम हो जाएगा। राइट, बातें समझे। कैसे हम लोग तोड़ेंगे, वरना तुम बनाते रहो फिगर तो भैया हो जाएगा। खैर ये सब चीज़ें तो हमको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए और मन में होनी चाहिए। राइट, 33 से 1/3 देखा, तुरंत 1/3 समझ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा जिसका तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर। देखो एक कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई जो है दिया है, तिर्यक ऊंचाई जो 28 सेंटीमीटर दिया है और यह जो है कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हम लोगों को पता करने के लिए हाइट तो चाहिए। जब हाइट चाहिए तो सिंपल सा देख लेते हैं 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल अगर देख लेते हैं तो भाई काम बन जाता है। लेकिन जैसे ही अगर 11 का मल्टीपल देखने जाते हैं तो यहाँ पर 2 जगह √7 दिया है। तो वैसे जो जगह जो √7 उसी में से कोई होना चाहिए, लेकिन कैसे आखिर √7 आएगा भी कि नहीं, ये चीज़ तो देखना जरूरी है। अच्छा, जब यहाँ पर हाइट यदि निकालते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 4, और यहाँ पर जब लिखेंगे 7 × 3, मतलब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी 7 पक्का आएगा। और देखो यह हाइपोटेनस है तो 4 चौको 16 और 16 - 9, मतलब क्या आ जाएगा, 7 आएगा। मतलब पक्का है √7 आएगा। अब √7 वाले ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं ऑप्शन को देखते हैं। तो एक लिखा है 3 2 3 4 √7 और एक लिखा है 1 6 1 7 √7। राइट, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। देखो 3 3 6 और 4 2 6, मतलब यह तो कट रहा है। इसको देख लेते हैं 2 और 7 6 13, ये तो दोनों कट रहा है भैया। हैं 3 3 6 4 2 6, मतलब यहाँ पर हमारा कोई तरीका नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों √7 वाला 7 से कट रहा है। तो कौन सा हो सकता है, यहाँ पर इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ही। अब देखो जब सॉल्व करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं, चूँकि शंकु है तो 1/3 πr² होता है ना। क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन πr²h, मतलब 22/7। आर की वैल्यू कितनी होगी, 21 × 21। एच की वैल्यू कितनी हो गई, 7√7। देखो 7 3 के 21 से 21 कहानी खत्म हो गई। अब देखो क्या होगा कि हम लोग 7 दूनी 14 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 7 × 7 और 7 दूनी 14, कौन सा ऑप्शन है यूनिट डिजिट में,
4 हमारा ऑप्शन नंबर बी है, राइट। तो जब ऑप्शन नंबर बी है तो ऐसे हम लोग मतलब थोड़ा ट्रिकी करेंगे। जब ट्रिकी नहीं करेंगे तो भैया सोच लो कहानी खलगुल होने वाली है। हमने देखा मल्टीपल से, तो मल्टीपल से दाल ना गली, तो मल्टीपल से तो भैया इसको लिखे, जब इसको लिखे तो पता चला यूनिट डिजिट से मैच कर गया, तो बस यूनिट डिजिट से हम लोग मार करके आगे निकल चलते हैं। बातें समझ जा रही। तो थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, केवल ट्रिक के सहारे भैया ना बैठो, क्योंकि अगर ट्रिक के सहारे बैठे तो भाई ट्रिक वाला भी अप्लाई किया वो भी टाइम पर बच जाएगा, ट्रिक वाला ना बैठा तो हमको बेसिक जान, तो दोनों जानना जरूरी होता है किस समय कौन सा काम करेगा। और फास्ट कैलकुलेशन जितना करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो वास्तव में मैथ पर पकड़ मजबूत हो गई। बस तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपको शानदार प्रैक्टिस के साथ